जीवन जीवन। ओके। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ऑडिबल विजिबल आवाज़ आ रही है मेरी सब लोगों को? हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग? ओके, दैट्स गुड। चलिए अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है आज का। हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कल पढ़ लिए थे, जिसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल की बात की थी और वाटर साइकिल की बात की थी। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी थी जो शायद आप लोगों ने रीड की हैं। स्लाइड्स मैंने कल ग्रुप पे भेज दी थी, तो किसी को कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, इन टर्मिनोलॉजीज में कोई मुश्किल, कोई दिक्कत पेश आई हो तो लेट मी नो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियोफिलिटी आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? अब्दुल रहमान, वेलकम टू द नून एकेडमी। गुलाम दस्तगीर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेलकम। खुशामदीद। ओके यस, तो कल आप लोगों ने रीड किया था, उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, मैकली फ्रूटी। किसी को कोई प्रॉब्लम थी उसमें? ओके अब्दुल रहमान, आई विल स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट। किसी को कोनो कोई मसला था का? ओके, यहाँ पे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, तो प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी रिजर्वायर? ओके, चलिए हम ये आगे बढ़ते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है, क्यों नहीं है बुक में भाई? बुक में ये नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स और ओके। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर्च करो, मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आगे चलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या मतलब होता है? प्रोडक्टिविटी का नॉर्मल लेमन टर्म में आप लोग प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, लेट्स सपोज अ पर्सन ए, ठीक है। वो सुबह उठता है, ठीक है, और अच्छे से तमीज़ से सुबह नाश्ता करता है, ठीक है, फिर बैठने पढ़ने बैठ जाता है, ठीक है, और प्रोडक्टिवली वो 3-4 घंटे की स्टडी करता है, ठीक है। इसी तरह से पर्सन बी है, लेट्स सपोज। तो पर्सन बी हमारे पास, लेट्स सपोज, कोई सुबह उठता है, ठीक है, मोबाइल यूज़ करता है उठते के साथ ही, फिर नताशा वगैरह करता है और उसके बाद जो है फिर बस आराम से बैठ जाता है, साथ में मोबाइल भी स्क्रॉल कर रहा है, पढ़ भी रहा है। तब किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी? पर्सन ए की या पर्सन पर्सन बी की? डेफिनेटली पर्सन ए की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा? ये एक मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल रहमान, ऐसे ही है। तो इन इकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन इकोसिस्टम। It can also be referred as the energy accumulation in the plants by the photosynthesis. There are two types of productivities. दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है। इकोलॉजी में थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, कितने जल्दी से फॉर्मेशन हो रही है बायोमास की, ठीक है। और साथ साथ में इसने एक और डेफिनेशन भी दी है कि accumulation of energy by plants using photosynthesis, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्टिविटी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है या कोई और एग्जांपल दी जाए इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक एक प्लांट है, वहाँ पे ना जो है सही ठीक ठाक जो है सनलाइट पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे न्यूट्रेंट भी सही हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रेंट्स हैं वो भी प्रॉपर हैं, मतलब सब न्यूट्रेंट्स, यूरिया, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस सब बराबर हैं। तो नीचे से उसको प्रॉपर न्यूट्रेंट्स मिल रहे हैं, ऊपर से प्रॉपर सनलाइट मिल रही है। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा, और जो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी ट्रैप है उसको फोटोसिंथेसिस करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है। इसके अगेंस्ट ऐसे प्लांट ले लो जहाँ पे लाइक ज़मीन के अंदर ना इतनी फर्टिलिटी है और वहाँ पे लाइक प्रॉपर लाइट भी नहीं पड़ रही, तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? वो फोटोसिंथेसिस दो वो करेगा लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। तो क्रॉप प्रोडक्शन या फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट वगैरह है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो यस ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी सब्जी जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह हैं वो कम होंगे। ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी को ना इसने दो उसमें डिवाइड किया, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ बायोमास फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट। ठीक है। Photosynthesis is the primary tool for the creation of organic material from inorganic compound such as carbon dioxide। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटर में भी, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमारे पास क्या है? जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो हमारे पास सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारे पास बनता है क्या चीज़? न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ें बनती हैं। वालेकुम अस्सलाम अमना ब्रो। ठीक है, तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के दोनों रिएक्शन पढ़े होंगे ना? ठीक है। देन इसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को उसको फर्दर दो में डिवाइड किया है। वालेकुम अस्सलाम सना बतूल, वेलकम। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है? द सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड फॉल अंडर द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है? फोटोसिंथेसिस से जितना भी चीजें बन रही हैं, ठीक है, दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया। और ये फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट बाकी फैक्टर्स हो गए, उन पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। यस तहजीब। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमारे पास क्या होता है? दिस इज द एस्टिमेट बाय द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी लॉस्ट इन द रिस्पायरेशन। ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सर्किट ए है, सर्किट बी है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने छोड़े, फिजिक्स को छोड़े, ग्लाइकोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपीज बनती हैं? 10 एटीपीज बनती हैं, राइट। लेकिन 10 ये हमारे पास क्या है? ये ग्रॉस है, टोटल है, ठीक है। लेकिन दो आपको पता है दो एटीपीज इस ग्लाइकोलिसिस में यूज भी होती हैं, ठीक है। तो 10 में से माइनस हम दो करते हैं और टोटल एटीपीज हमारे पास कितनी बनती हैं ग्लाइकोलिसिस में? 8। तो 8 हमारे पास नेट गेन है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉपर जो एनर्जी है वो हमारे पास यस कुछ ना कुछ उसमें से माइनस हो जाता है ना, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है एनर्जी, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी लॉस्ट बाय द रिस्पायरेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया। या किसी बिजनेस में भी आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने 10 रुपए लगा के लेट सपोज बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ लेट सपोज 12 रुपए का, ठीक है, लेट सपोज। तो 12 उसका ग्रॉस आ गया, 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2 रुपए का उसको क्या हो गया? नेट उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बस ओवरऑल जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से माइनस किया एनर्जी जो रिस्पायरेशन में लॉस्ट हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। It is the net energy stored in the plants. This energy serve as a food for animals that feed on the plants, and measured as the amount of organic matter produced in a community फलाना 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 है। यहाँ पे एक फिगर है, इसको जरा देखिए। Over 170 billion tons of net primary productivity occurs over the entire biosphere। ठीक है, जितना भी बायोस्फीयर है उसमें जितनी भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, उसमें इसने कितना बोला? हमारे पास 170 बिलियन टन्स, ठीक है, 170 बिलियन टन्स। एक बिलियंस में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं, 9-10 जीरो होते हैं, आई डोंट नो 9 जीरो होते हैं या 10 होते हैं।
तो ये 170 बिलियन, इसमें कलेक्टिवली सब चीजें आ जाएंगी ना, प्लांट्स जितने भी ऑटोट्रॉफिक हैं, बैक्टीरिया, प्लांट, सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? प्रोडक्टिविटी के टॉपिक क्लियर है सब लोगों को? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमारे पास दो टाइप्स थी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आगे बढ़ें? ओके, आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात करते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है हमारे पास? यस, यहाँ पे वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफ सच एज, जैसे कि एनिमल हैं, इन्फ्लुएंस द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इट इज द अकोमुलेशन ऑफ एनर्जी दैट इज एट द कंज्यूमर लेवल। ठीक है, तो जो एनर्जी हमारे पास कंज्यूमर लेवल में होती है, अकोमुलेट होती है, दिस इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और जो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में हो रही है वो क्या है? वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया? इट इज कीप मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे फूड चेन है, या कल हमने पायरामिड पढ़ा था कि प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, हमारे पास प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर में हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो हमारे पास देखें पूरा प्राइमरी, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इसमें क्या है? इसमें सारी की सारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर में होती है ना, राइट? तो यहाँ से ये देखो ट्रेवल करती रहती है। आपको पता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, और प्रोड्यूसर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी भी करते हैं, और टर्शियरी सेकेंडरी भी करते हैं। तो इस तरह से ये ना एनर्जी एक जगह रहती नहीं है, ये आगे ट्रेवल करती रहती है, ये वाली प्रोडक्टिविटी ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, तो यही पॉइंट इसने बताया है। अनलाइक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक फिक्स होती है जो प्रोड्यूसर्स के पास होती है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो आपको पता है, इट इज मूविंग इन द इकोसिस्टम। ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस अकर इन द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल भी कल हमने पढ़ा था, ठीक है, वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द rate of increase in the biomass of the heterotrophs. ठीक है, such organism of such are fungus, bacteria and numerous protist protist influence the secondary production. ठीक है, उसके बाद है यूनिट प्रोडक्टिविटी, यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, सॉरी। टिपिकली प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस in the unit of mass per unit volume और surface per unit time। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का जो यूनिट है इसने क्या किया है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर सरफेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये इसका यूनिट, फिजिक्स में जैसे आप लोग यूनिट पढ़ते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ओके, इसके बाद है हमारे पास इकोलॉजिकल पायरामिड। पायरामिड, व्हाट इज पायरामिड? आप लोगों ने देखे होगे ना डॉक्यूमेंट्री, द ग्रेट pyramid ऑफ गाजा। मिस्र के अंदर जो है, देखें उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री। इसी तरह से हमारे पास इकोसिस्टम में भी पायरामिड्स होते हैं, इमेजिनरी पायरामिड्स। ओके, सो द इकोलॉजिकल pyramid इज आल्सो नोन एज फूड pyramid और ट्रॉफिक pyramid और एनर्जी pyramid। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बोले ना, इकोलॉजिकल pyramid बोले, या फूड pyramid बोले, या ट्रॉफिक pyramid बोले, या एनर्जी pyramid बोले, ठीक है, या फिर एक और pyramid भी है फेमस नाम, एल्टोनियन, एल्टोनियन pyramid। वालेकुम अस्सलाम लाइबा आबिद, वेलकम। एल्टोनियन pyramid, as the concept of such pyramid was depict, खैर भाई, इसको हमारे पास एल्टोनियन pyramid क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स एल्टोन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1927 के अंदर। ठीक है,
तो इसलिए इसको हम ये भी कहते हैं। मैंने क्लास कब की स्टार्ट की हुई है, ग्रुप पे मैसेज भी कर दिया था। देन एक दूसरे साइंटिस्ट आए, बोर्डेनहाइमर इन 1938, who proposed the pyramid structure for biomass, and in 1942 एक और दूसरे साइंटिस्ट आए, हटचटसन एंड लेंडरमैन, और उन्होंने pyramid for productivity प्रपोज किया। The pyramid is the formed based in the number of individual energy in biomass। पहले जरा ये pyramid देख तो लें, ये pyramid है क्या चीज। ओके, ये pyramid आप लोगों को नजर आ रहा है, pyramid की तरह ही है ना, ये कल भी वैसे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें एनर्जी बस एक लेवल से दूसरे लेवल में चलती रहती है, एक लेवल से दूसरे लेवल में चलती है। ठीक है, बस यही pyramid है, इसी के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ये pyramid फलाना pyramid, तो फलाना pyramid, तो ढिमकाना pyramid। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास the pyramid framed based on the number of individual energy and biomass, and a very like name recommended, these are the shaped of yes। इसके बाद एवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर, हाँ ये दो चैप्टर रहेंगे, और चैप्टर 23 के भी दो टॉपिक्स रिमेनिंग है, वो भी पढ़ेंगे। Okay, the bottom of the pyramid, usually broadest part, occupied by producers, followed by the, भाई इसको मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? बस यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में जो नेम है ना, ये जो हिस्ट्री है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मे बी एमडी गेट में पूछ ले आप लोगों से। बाकी पायरामिड का वही चीज़ें बता रहा है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कि जो बॉटम होगा वो ब्रॉड होगा और वहाँ पे मेजोरिटी कंज्यूमर्स होंगे। तो यस, ऐसा ही है। यहाँ देख सकते हैं आप, बॉटम ब्रॉड है, बड़ा है, और यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स में आपको पता है क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, और क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया, और कुछ अल्जाई भी आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आपके पास कंज्यूमर लेवल आता है। कंज्यूमर में आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, फिर कंज्यूमर के बाद क्या आते हैं लास्ट में, डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर जो डीकम्पोज करते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक हो गया, ये क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अब है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स। प्राइमरी pyramid of number, तो हमारे पास इकोलॉजिकल pyramid इज ऑफ 3 टाइप्स। जी जी मुस्तफ़ा, मैं अपलोड करूंगा यार, आज मैं जितने भी लेक्चर इस चैप्टर के अपलोडेड हैं, या इस लैपटॉप में जितने भी अपलोडेड वो है ना, वो मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरे लैपटॉप में बाकी चीज़ें वो हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, वो सही हो जाए तो। ठीक है, सो हमारे पास 3 टाइप्स का इसने बोला है, pyramid of number, the pyramid of biomass and the pyramid of energy। ठीक है, तो pyramid of number क्या है? इन ecological pyramid that is made up of organizing the number of living individual at the various trophic level। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो लिविंग इंडिविजुअल्स है ना, इसमें नंबर की बात होगी, कितने ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं pyramid of number। ठीक है, यहाँ पे देखो, प्रोड्यूसर एट द बेस एंड एट द टॉप आर कार्निवोर्स। ठीक है, द pyramid of number can be both upright and inverted। ठीक है, द upright pyramid has the largest number of producers at the base and their number keep on declining with each passing level, like pond and grassland ecosystem। An inverted pyramid base pointed with a lesser number of producers। okay, इसने जो है वो ना जो जो pyramid of number है उसको ना दो उसमें डिवाइड किए, अपराइट और इन्वर्टेड। अपराइट में क्या होगा कि बॉटम में हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, और इन्वर्टेड में क्या होगा, उल्टा होगा। इन्वर्टेड में क्या होगा, इन्वर्टेड में हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर कम हो गया।
ठीक है। इन इन्वर्टेड pyramid the base pointed with a lesser number of producers whereas the topmost level will be the largest number of individual। ठीक है, okay। So in the ecosystem the individual producers can support many primary consumers, similarly one primary consumer can support many secondary consumer and so on। This type of pyramid is seen in case of parasitic food chain। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइमरी pyramid of number किस में देखने को मिलता है, जो पैरासिटिक फूड चेन होते हैं। पैरासिटिक मतलब जैसे पैरासाइट्स में जो एनर्जी ट्रैवल करती रहती, आपको पता है ना, पैरासाइट बहुत जल्दी से अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। यहाँ देखें, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप मोस्ट। तो यहाँ में देखें, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, पैरासाइट और हाइपर पैरासाइट्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये अपराइट है, इसमें देखो प्रोड्यूसर्स नंबर्स में ज्यादा है, ठीक है, ब्रॉड कॉलम है। और इसमें देखो आपके पास प्रोड्यूसर्स कम है, तो ये इन्वर्टेड है। ठीक हो गया। इसके बाद है pyramid of biomass। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ओ जी गुलाम, वही चीज है, pretty much it is the same thing। what are parasites? लाइबा को कोई बताए भाई पैरासाइट्स क्या होते हैं। what are parasites? yes, anyone? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और किसी दूसरे इंडिविजुअल से वो फूड लेते हैं, ठीक है, और बदले में उसको डिजीज देते हैं। ठीक हो गया, तो these organisms are called parasites। ठीक है, उसके बाद है pyramid of biomass। pyramid of biomass is made up of considering the amount of biomass that is produced by the living system at each trophic level। तो यहाँ पे क्या है, कितना बायोमास बन रहा है हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, तो इसे pyramid of biomass का नाम दे दिया। ठीक है, तो the pyramid that demonstrate the total weight every trophic level is a specific food chain in an ecosystem of biomass। Yeah, like a pyramid is a number of pyramid. Biomass can be both upright and inverted. Forest that grassland and an intense upswing biomass pyramid is a number of producers. The ocean system is acceptable example of inverted pyramid is a large number of zooplanktons and depends on the lesser number of phytoplanktons. Dependent on the trophic level of ecosystem, only 15 to 20% biomass per level goes on the following levels। क्लियर सब लोगों को यहाँ तक? क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? क्या पढ़ा मैंने? अरे भाई आवाज आई नहीं है मेरी? अरे भाई साहब, क्या ही बात है, क्या ही बात है। ओके भाई आज महजबीन नहीं आई क्लास में। या रहमतुल लिल आलमीन। ओके, pyramid ऑफ बायोमास में क्या है, जब बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है ना ओवरऑल जो फूड वेब में, तो दिस इज ये वो वाला pyramid है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी वही चीज, अपराइट और इन्वर्टेड pyramid दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बाकी जो है हमारे पास फॉरेस्ट एंड ग्रॉसलैंड इकोलॉजिकल सिस्टम are instance of upstanding biomass pyramid as number of producers is more in the number। आगे भी फिगर से समझते हैं। यहाँ देखें, आपके पास प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे देखें प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा है, और यहाँ पे ग्रासेस और हर्ब्स ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स डीर्स और एलिफेंट्स होते हैं, और आपके पास जो कार्निवोर्स एनिमल हैं वो हमारे पास क्या है, लाइन और टाइगर। तो ये आपके पास क्या है, अपराइट प्राइमरी बायोमास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है,
इसमें देखो कंज्यूमर्स क्या हैं, कम हैं, और ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स वो जो समुंदर में होते हैं, ठीक है। और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, कार्निवोर्स छोटी फिशेज होती हैं, और टर्शरी कंज्यूमर बड़ी फिश जैसे शार्क वगैरह। तो ये हमारे पास नॉर्मल अपराइट बायोमास है, और ये हमारे पास इन्वर्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ पायरामिड। एनर्जी ऑफ पायरामिड किस पे डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो एनर्जी लेवल में देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें 100% एनर्जी, प्राइमरी कंज्यूमर में 10%, फिर आगे देखो ट्रांसफर होती रहती है और एनर्जी का लॉस होता रहता है। हर दूसरे लेवल में एनर्जी जाती है तो डिक्रीज होती जाती है। तो ये एनर्जी का पायरामिड है, ठीक है। बस दैट्स इट, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? ओके, इसमें एक चीज़ और भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे मुझे बुक से चीज़ें ऐड करने दें। हम देखते हैं यहाँ पे, यस, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इकोसिस्टम, ये वाला टॉपिक भी आज डिस्कस कर लेते हैं। मुझे जस्ट यहाँ से, यस, कहाँ है, causes of ozone depletion, yes. Acid rain, carbon dioxide, safe disposal waste, advantages of, ओके। तो अभी जस्ट ये वाला स्टार्ट करते हैं हम। इसका एक और टॉपिक, ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आई जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट यस। तो ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, कोई बता सकता है मुझे? इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट है कि बता ही नहीं सकते कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट है। तो जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को यस यहाँ पे स्लाइड्स ऐड करते जाऊँ, ठीक है, एंड देन स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक पे, ठीक है। सो फॉर अ वाइल जस्ट वेट एंड वील स्टार्ट इट इंशाल्लाह वेरी सून। ओके, इसके ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, मैं बाकी स्लाइड्स ऐड कर लूँ। कौन सा अवेयरनेस सेशन रखा था मैंने? जस्ट अ मिनट यार, मैं स्लाइड्स ऐड कर रहा हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक मैं म्यूट करता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग देख लें।
यस, हाँ, ये चीज़ें मैंने बताई भी थी वैसे। लेकिन जस्ट अ मिनट, मुझे ये चीज़ें ऐड करने दें। अस्सलाम वालेकुम या कौमुल पाकिस्तानी। वालेकुम अस्सलाम मेजबीन, बहुत जल्दी आ गई आप, खुशामदीद। कोई लाइट वाइट का बंदोबस्त करें हम, या नज़र आ रहा है आपको? गुलाम दस्तगीर, कमेंट ऊपर गायब हो जाते हैं, स्क्रॉल नहीं होता फिर। तो दोबारा भेज दो आप, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, मैंने वैसे ये आप लोगों को ये ग्लोबल वार्मिंग वाली वीडियो उसमें लेक्चर में समझाया भी था। लेकिन चले खैर, ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है अभी इन्वायरमेंट के ऊपर? ओके ओके मेजबीन, ओके। तो ह्यूमन का बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो तो हम ह्यूमन से नहीं बच सकती। तो सबसे ज़्यादा हमने एनवायरनमेंट को बहुत डेडली तरीके से डैमेज किया है, ठीक है। अपने अपने मनमानी चीज़ों के लिए हमने अपने ना एनवायरनमेंट को बहुत डिग्रेड किया है। तो सबसे पहले ह्यूमन इम्पैक्ट में ना न्यूक्लियर पावर में देखें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के बाहर भी, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन सिमिलर टू लार्ज कोल फायर पावर प्लांट with pumps, valves, steam generator and turbines, electric generator, condensers and associated with the equipment except for the okay। तो हमारे पास देखें ये आप लोगों को देखो नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में बड़े बड़े ये क्या है, दीज आर द चिलर्स, ठीक है, जो ठंडा करते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी जो है, आपको पता है न्यूक्लियर हम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम 233 तो ये रेडियो एक्टिव होता है, आपको पता है। और न्यूक्लियर एनर्जी से हमें एनर्जी बहुत अच्छे से मिलती है। जी जी बिल्कुल गुलाम दस्तगीर, हाँ, ठीक है। तो यहाँ मैं बस जल्दी से ही कवर करूंगा ताकि हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो खैर हम इसके ऊपर देखें, न्यूक्लियर एनर्जी के दोनों साइड्स हैं। हमारे पास, यस मेजबीन, क्या हुआ? हमारे पास दोनों साइड्स हैं इसके इसके हमारे पास ना पॉजिटिव्स भी साइड्स हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। जी जी रिकॉर्डिंग की है मैंने। इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं और इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं। पॉजिटिव साइड इसके ये हैं कि बहुत ज़्यादा कम न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, और बहुत माइन्यूट सा न्यूक्लियर मटेरियल आपको बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में एनर्जी दे सकता है। लेकिन इसका डाउनफॉल क्या है? डाउनफॉल इसके बहुत ज़्यादा हैं कि एक तो प्रॉपर डिस्पोज करना न्यूक्लियर मटेरियल को, ये उसको जो वेस्ट होता है ना उसको वो करना, तो दिस इज़ अ वेरी बिग डील, ठीक है। यार इसी के साथ साथ अगर न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए कुछ, अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाहर आ गए इन्वायरमेंट के अंदर, तो फिर तो गए काम से आप, ठीक है। चेरनोबिल में हुआ था, आज से बहुत सारे मतलब 1986 में हुआ था, अभी तक वहां पे जिंदगी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बताया जाता है कि 2201 में, नहीं नहीं सॉरी, 2101 के अंदर जाके वहां पे दोबारा से उसका रेडियो एक्टिव मटेरियल इतना डिक्रीज होगा कि जाके वहां पे लाइफ पॉसिबल हो पाएगी दोबारा से, ठीक है। तो द यूज ऑफ द यूज ऑफ सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन टू जनरेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज न्यूक्लियर पावर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2005 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड 6.3% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी, ठीक है। जो ग्लोबली जो एनर्जी बन रही है तो उसका 6.3% कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियर पावर एनर्जी से आ रहा है, ठीक है। और इसमें आपको पता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और 15% ऑफ द जो टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कहाँ से आती है? न्यूक्लियर पावर से आती है, ठीक है।
तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स कम होते जा रहे हैं, ज़मीन के क्रस्ट में जितने भी फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोलियम्स वगैरह वो कम हो रहे हैं, तो विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में अवेलेबल भी नहीं होते, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जल्दी डिप्लीट भी हो सकते हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ना। तो रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है कि सबसे कम आपको यहाँ पे वैसे यस बहुत छोटा सा अमाउंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का देना पड़ता है और आपको एनर्जी बड़ी ज़्यादा मिलती है यहाँ से, ठीक है। द न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ रिमार्केबल ग्रोथ अंटिल अबाउट 1990 तक जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, मतलब ठीक है, पूरी दुनिया में इसको जो है वो लाइक हर जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग रहे थे, ठीक है। The percentage remained stable through the 90s and began to decline around the turn of the century. तो जैसे ही मतलब 21st सेंचुरी आई तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन देखने को मिला, क्यों? The trends appear to continue well into the 21st century. The energy information खैर अब दोबारा से दुनिया इसको मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रही है, लेकिन पता है आपको 1986 में एक चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, आप लोगों ने शायद इस पे वीडियो देखी हो कोई, चेरनोबिल डिजास्टर। तो आज का जो यूक्रेन है उधर वॉर जब चल रही है जहाँ पे ना, वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है चेरनोबिल के अंदर, और उसमें 1986 के अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके, हाँ, तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना वो पूरे बाहर आ गया था, और वहाँ से अब अब वहाँ चेरनोबिल में ना बिल्कुल लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब लाइफ पॉसिबल है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेडिएशन की बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो चेरनोबिल डिजास्टर की वजह से इस तरह के डिजास्टर हुए, तो इसीलिए 90s के बाद थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद 2035 से अब देखो 2005 से लेकर अब 2235 तक की ये प्रोजेक्शंस है कि ये डबल हो जाएगा, क्योंकि अब दोबारा से इस टाइप के डिजास्टर नहीं हो रहे, और एक चीज़ और है कि सेफ्टी मेजर्स अब अच्छे लिए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 हाँ, उसको रिस्ट्रिक्टेड बनाया हुआ है, अराउंड 40 किलोमीटर्स की जो बाउंड्री है ना उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड बनाया हुआ है कि वहां पे कोई जा नहीं सकता, ठीक है, कोई भी वहां जा नहीं सकता, यस देना बराई, कोई वहां जा नहीं सकता, और अगर कोई जाएगा तो वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जाएगा, ठीक है। अब यूट्यूब पे एक वीडियो है वेरिटासियम का, लिखें वेरिटासियम, ठीक है, वेरिटासियम को शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल, तो उसका लिखें चेरनोबिल, वो उधर गिगर मोलर काउंटर लेके जाता है अपने साथ, आप लोगों ने गिगर मोलर काउंटर देखा पढ़ा होगा, फिजिक्स की बुक चेंज नहीं हो ना, गिगर मोलर काउंटर, तो गिगर मोलर काउंटर साथ लेके जाता है जो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करके देता है, ठीक है। तो इसी तरह से चेरनोबिल डिजास्टर हुआ है, इसी के साथ साथ जापान में भी ये आई थिंक 2006 के अंदर, 2006 के अंदर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फोकुशिमा एक उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पे भी जो है वो इस तरह का डिजास्टर होते होते बच गया था, ठीक है, लकीली बच गया था, ठीक है। और आज जो चेरनोबिल है ना, चेरनोबिल के ऊपर वैसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, सीरीज भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो चेरनोबिल के अंदर आज दोबारा से पता है वहाँ पे अब जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ पे दोबारा से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे जो नेचर है ना, जो वोल्व्स हैं, फॉक्सेस हैं, गीदड़ वगैरह वहाँ दोबारा से मतलब वहाँ पे लाइक ट्रेवल करते हैं, देखने को मिलते हैं, तो खैर नेचर के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो तो कर सकती है, लेकिन ह्यूमन के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है वहाँ पे। इवन आप लोगों को पता होगा 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब फेंके गए थे, वहाँ पे भी आपको पता है अभी कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जिनका मतलब हाथ पैर पाँव डिफॉर्म्ड रहते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी देखें ऐसी कुछ बहुत ही वो है, ठीक है। इसी के साथ पाकिस्तान के अंदर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अच्छा से दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक कैनप के नाम से कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, और एक जो है वो चश्मा चश्मा पंजाब में एक सिटी है, ठीक है, वहाँ पे है। और अल्लाह ना करे कि ये कराची वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बिल्कुल हॉक्स बे पे है, पैराडाइज पॉइंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, हॉक्स बे से थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे है ये पूरा पावर प्लांट, अगर कुछ हो गया
अगर कुछ हो गया इफ इन केस इस तरह की कोई चीज़ हो गई, वैसे तो अब सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे लेने लग गए। 1986 में इतने अच्छे नहीं थे सेफ्टी मेजर्स, लेकिन अब सेफ्टी मेजर्स अच्छे से लिए जाने लगे हैं। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से ये वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। अब होप्स हो कि इसका जो है वो इतना ज़्यादा वो ना हो। लेकिन हाँ, आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए ये ना ओशियन से वो लेते हैं, ठीक है, जो समंदर है वहां से पानी लेते हैं। और डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि अगर ये पाकिस्तान ये कराची वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है ना, तो अब कराची की वेसिनिटी में जितना भी जो पानी होगा ना, मे भी उसमें थोड़े बहुत ट्रेसेस रेडियो एक्टिव चीज़ों के होंगे, ठीक है। तो अब जो मछली मछली वगैरह खाएंगे ना, तो मे भी उसमें थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिविटी हो। डब्ल्यूएचओ ने मना भी किया था कि नहीं बनाना, लेकिन खैर दुनिया बना रही है, हमने भी बना लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल शहरों के पास पास हैं, चश्मा वाला भी और कैनप भी। तो Chashma nuclear power plant is located in the vicinity of Chashma colony of Konden, Punjab, which is a very essential for the country development, prosperity and security purposes. Security purposes मतलब वही जो एटम बम बनाते हैं तो वहाँ पे जो यूरेनियम की enrichment होती है, ठीक है। The plant is run and controlled by highly professional and trained staff working there with zero accident in order in other countries of the world. खैर भाई, पता है आप लोगों को डिजास्टर होने में देर नहीं लगती। और अगर ये कराची का न्यूक्लियर पावर प्लांट आगे पीछे हो गया तो कराची बिल्कुल एडजेसेंट में है। हमें फिर पूरे 2 करोड़ की पॉपुलेशन, सॉरी हाँ 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन को एवेक्यूएट करना कोई आसान काम नहीं है। खैर चलें देखते हैं। इसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो, इसमें जो है वो कॉस्ट कम पड़ती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉस्ट अबाउट द सेम एज द कोल, सो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, ठीक है। दूसरा जो न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है ना, वो उसको बहुत कम अमाउंट यूज़ होता है, बिकॉज इट इमिट नो स्मोक नो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये ना ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ये चीज़ नहीं जाती। यस, कोल वगैरह पॉल्यूटेंट हैं, लेकिन दीज आर नॉट पॉल्यूटेंट फॉर एनवायरनमेंट। लाइक जो एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चीज़ें हैं उसके साथ इसका वो नहीं है। लेकिन और भी जो चीज़ें हैं ना, जनरेट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे हमें छोटा सा अमाउंट चाहिए होता है, कुछ ग्राम्स में चाहिए होता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। और जो वेस्ट होता है वो भी बहुत कम बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी इज ट्रस्टवर्थी, अगर सही तमीज से उसको यूज़ किया जाए तो ट्रस्टवर्थी भी है, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाए तो ट्रस्टवर्थी है। बाय यूजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट देयर आर टू मेन इश्यूज। एक तो जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर, तो जो सेफ ऑपरेशन है ना, और सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसका जो वेस्ट बनता है ना, ठीक है, उसका सेफ डिस्पोजल, और नंबर दो चीज कि इसके जो ऑपरेशंस है ना अंदर के, वो स्मूथली सेफ होने चाहिए, अदरवाइज वरना चेरनोबिल वाला डिजास्टर हो जाएगा। तो श्योरिटी ऑफ सेफ ऑपरेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मिटिगेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर्स, अगर हो गया तो क्या होगा। यूज टू अचीव मैक्सिमम सेफ्टी। देयर आर दो तरह के डिजाइन है इसने बोला है। There are A. Superior design and construction and B. Superior performance, ठीक है। और C. Continuous monitoring and testing to detect the equipment और operating failure। तो ये हमारे पास ना तीन इसने चीज़ें बताई हैं कि सेफ्टी को कैसे श्योर किया जा सके। नंबर 1, जो चीज़ मतलब जो मटेरियल से न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है उसका डिज़ाइन सही सुपीरियर होना चाहिए, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहाँ से एनवायरनमेंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, और बार बार जितने भी इक्विपमेंट है ना उनकी टेस्टिंग होती है कि कहीं कोई फेलियर तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो उसको तमीज से वहीं वो कर दिया जाए। और फिर इसको फोर्थ में, डी पे, अवॉइडेंस द सिग्निफिकेंट रेडियोएक्टिव रिलीज, ठीक है, इसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। आप लोगों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा होगा कि जब जो है वो आप लोग सेफ्टी मेजर्स में एक कुछ रॉड्स होती हैं, आई डोंट नो किसकी रॉड्स होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं या किस चीज़ की होती हैं।
तो जब रेडियो एक्टिव वो चीज़ बढ़ जाती है तो वो उन रॉड्स को इसके अंदर वो कर दिया जाता है, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन प्रोसीड करता है वो रुक जाता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, कौन सी रोड्स होती हैं वो? फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड डिजाइन एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। आई थिंक कैडमियम होते हैं शायद, प्रोबेबली। पढ़ा ही नहीं पढ़ा आप लोगों ने? ओके, अप टू नाउ देयर आर नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द आवर प्लांट। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ और सेफ्टी को अच्छे से वो किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आगे भी ये सही चले। उसके बाद सेफ डिस्पोजल है। तो जो वेस्ट बनता है ना उसको प्रॉपरली तमीज से जो है वो डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी रेडिएशंस होती हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट इज डिफाइंड एज द वेस्ट कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल। न्यूक्लियर वेस्ट इज अ सोर्स ऑफ कंसर्न बिकॉज इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, which mean it does not decompose naturally in the presence of oxygen in the atmosphere. Second, it poses number of health risks. ठीक है, ठीक हो गया। तो ये सारी उसकी वजह से इसमें से न्यूक्लियर रेडिएशंस आ सकती हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके रिजल्ट में सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं प्रॉपर डिस्पोजल की। ठीक है, सच एज डीप ओशियन, तो उसको ट्रीट करके तमीज से डीप ओशियन में जाके वो कर बरी किया जाता है। ठीक है, या जमीन के अंदर देखो, डीप जियोलॉजिकल बरियल। ठीक है, और एक चीज है वेस्ट सॉलिड रीप्रोसेसिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। तो या तो उसको समुद्र के नीचे बहुत ज्यादा डीप में जाके वो किया जाता है। नहीं नहीं, बहुत डीप में किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में किया जाता है। और आपको पता है रेडिएशंस जो है वो ना वाटर वाले मीडियम में, आपको पता है वाटर ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। और एक तो उसमें रेडिएशन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी एक्टिव सब्सटेंस में होती है। वो तो वेस्ट होता है ना, ऑल्दो वेस्ट के अंदर रेडिएशन होती है, अगर उसको हम नॉर्मल मीडियम में रखें एयर के अंदर तो वो जल्दी से फैल जाएंगी। लेकिन वाटर में बहुत ज्यादा डीप जाके उसको डीप डाउन जमीन के अंदर उसको बरी कर दिया जाता है ताकि जो है वो उसकी रेडिएशन ऊपर तक ना आए। ऑल्दो दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि मेरीन लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन उसको डीप डाउन उसको ओशन के अंदर भी डीप डाउन जाके वो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस समुद्र में ऐसे ही फेंक दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और एक चीज है कि उसको ना रिसाइकिल करके सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिडिफाई कर दीजिए और फिर उसको प्रॉपरली डिस्पोज कीजिए। ठीक है, तो दीज आर द सेफ्टी। उसके बाद हमारे पास अभी केमिस्ट्री की क्लास तो स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी। ठीक है, जितने भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक हो गया, ऑयल हो गया, ये जितनी भी सारी चीज़ें हमारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एंड देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इन सारी चीज़ों में होता है। और वहाँ से आपको पता है जब कंबस्शन रिएक्शन होता है तो कंबस्शन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे इंक्रीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो वैसे वैसे यस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती। वालेकुम अस्सलाम तहीरा बतूल, वेलकम। ये मेरे आप लोग ना उस वाले लेक्चर में देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज है कितनी नहीं है। तो मैंने जो ग्लोबल वार्मिंग वाला अलग से एक सेशन लिया था ना आप लोगों को, उसमें आप लोग देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं विश वेलकम टू द नून अकेडमी, खुश आमदीद। यस अब्दुल रहमान अवेलेबल हैं, जैनब बराई वेलकम। ये सब लोग लेट लेट क्यों आ रहे हैं, वाई? समना समना बतू, एरज कदीर वेलकम, सब लोगों को वेलकम भाई, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आज, खुश आमदीद। ओके मैं विश, कैसा गाइड करें आपको बायो के बारे में? बायो ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पता है, बहुत मीठा सब सब्जेक्ट है। ऐसे गाइड करना है। वेलकम मुस्कान, वेलकम। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आज न्यू हैं, वेलकम भाई।
बेटा अभी चैप्टर हमारे पास 25 चल रहा है, चैप्टर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी जस्ट ये खत्म हो जाएगा, अब न्यू सेशन वैसे ही स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें पूरे नए सिरे से बायो कवर होगी। ठीक है जी जी, मैं जमीन ओके। नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये नहीं कंप्लीट हुआ। ओके मैडम, और कोई खिदमत, और की खिदमत मेरे लायक? मीठे में क्या लेंगी आप, मेजबीन बताइए। ओके, सो जैसे जैसे हमारे पास फॉसल फ्यूल्स का कंजम्पशंस, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये वाला टॉपिक चल रहा है। यस अब्दुल रहमान, मेरी क्लास 7 से 8 बजे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एयर क्विकली इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी अमाउंट लाइक राउंड अबाउट 0.03% है इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। इट मेक अप अराउंड टू द 0.04% एयर इन नाउअडेज। ठीक है, तो आजकल पहले जो इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी ये 0.03% थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ के 0.04% हुई है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, और टू बी प्रिसाइज अगर इसको और अच्छे से देखना है तो आप लोग, यस, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गई बहुत। तो मेरे वो वाले लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया पूरी डिटेल में। तो उधर हम पीपीएम में मेजर करके, जो मैंने बताया था ना, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पहले 280 पीपीएम थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो ये 420 पीपीएम तक बढ़ गई, इतना बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, यस, जितनी भी फ्रोजन आइस है वो मेल्ट हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, और हमारे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री एज फॉर एज आफ्टर शॉक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर कंसर्न। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सफिशिएंटली, पाकिस्तान को ये बीच में 2022 के फ्लड्स जो आए थे, ठीक है, 2022 के जो फ्लड्स आए थे, यस, वो तो एयर पोल्यूशन है अब्दुल रहमान, लेकिन ओवरऑल बाकी चीज़ें देखें तो ये है। ठीक है, उसके बाद बस ठीक है, यहाँ तक होप सो सब लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह हम कल इस चैप्टर को बाकी चीज़ें देखते हैं जो रिमेनिंग हैं। ठीक है, चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके अब्दुल रहमान, जस्ट कॉन्टेक्ट टू मेजबीन, शी विल गाइड यू। अपने ईमेल एड्रेस यहाँ ड्रॉप कर दो, तो मेजबीन और हंसा आपको गाइड कर देंगी। मेजबीन, जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं सब लोगों को वेलकम भाई। क्लास 7 से 8 बजे होती है मेरी। ठीक है, एरज, जहरा, मेजबीन, जैनब, महविश, मुस्कान, वेलकम आप लोगों को, और कल 7 बजे ही क्लास। अच्छा, कल की क्लास, हाँ 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 मेजबीन, यू आर राइट, यू आर राइट मेजबीन। ओके, सो गुलाम दस्तगीर आर यू इन? हाँ, तो गुलाम दस्तगीर को मैंने किस लिए चमचा बनाया भाई, तो आप बॉयज़ को गाइड कर दो भाई, गुलाम दस्तगीर। ओके, चले, होप सो सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।